वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है एस क्लासेस द सिंबल ऑफ सक्सेस में। देखिए, हम लोग आपके लिए नंबर सिस्टम के 2 पार्ट पहले ही दे चुके हैं। अब अगले सीरीज में पार्ट 3 स्टार्ट होता है और पार्ट 3 में सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए जो है लेके आया हूँ प्रीवियस 2 पार्ट्स के क्वेश्चंस। आप लोग इसे अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे और उसके बाद मैं इन्हें सॉल्यूशन कराने का प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए हम लोग जो भी कर रहे हैं स्टूडेंट के फेवर में कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले आप सब लोग वास्तव में अगर मैथ्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोगों का प्यार मुझे कंटिन्यू मिलता रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट मैथमेटिक्स आप लोगों को 100 क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा। और ये मेरी सिक्योरिटी होगी कि आप लोग कंप्लीट मैथमेटिक्स सीख जाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप अपनी नोटबुक पर लिख लेंगे और आगे मैं डिस्कस करता हूँ सबके बारे में। अब देखिए, प्रीवियस रिकॉल करते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखा है, पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, मतलब कल हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1। तो इसका मतलब मेरा पहले क्वेश्चन का रिप्लाई हुआ क्या, बी। उसके बाद देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो दूसरे क्वेश्चन में सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है कहां से, 0 से, तो इसका मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या हुई 0। तो मेरे पास रिप्लाई हुआ क्या, ए। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में लिखा है सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या है, मतलब अब सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या है। आप लोगों के लिए एक नया वर्ड मिला है, क्या, ऋणोत्तर। ऋणोत्तर से मतलब होता है कि जो संख्या ऋणात्मक ना हो, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या ही बतानी है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ वर्ड है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप लोग देख लीजिए, 0 1 3 4 ऑप्शन में नहीं टिक किया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए मैंने 2 कर दी है, मतलब डी ऑप्शन को मैं टिक कर देता हूँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 हो जाती है। और अगला 4th क्वेश्चन लिखा है मेरे पास, देखिए पाई एक संख्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी मैथमेटिक्स सिंबल और साइन होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, अपरिमेय। तो पाई भी तो मेरे पास गणित का सिंबल हुआ, इसलिए मेरे पास पाई एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। अब आगे बात करते हैं। 5 क्वेश्चन में लिखा है निम्न में परिमेय संख्या नहीं है। तो निम्न में परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या का मतलब क्या था, जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकता हूं, या फिर जिसके वर्गमूल घनमूल डॉट डॉट एन में मूल का मान कंप्लीट प्राप्त हो जाए। कंप्लीट मतलब पूरा पूरा। तो देखिए √4 की वैल्यू क्या होगी, 2, तो ये तो परिमेय हो गई। और वैसे ही √9 की वैल्यू क्या होगी, 3, ये भी परिमेय होगी। और आगे बात करें, √8 लिखा है, क्यूब √8 लिखा है, क्यूब √8 की वैल्यू 2 माइनस 4 की वैल्यू क्या, 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0। तो ये भी लगभग कंप्लीट पूरा होता है, कंप्लीट प्राप्त होता है। तो अब मेरे पास बचा क्या, √3, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो ये पूरा पूरा प्राप्त नहीं होता है। तो मेरे पास परिमेय संख्या नहीं है, मतलब √3। अब अगले बारे में बात करेंगे। 6 क्वेश्चन में लिखा है राम ने पुस्तक के 111 प्रश्न पढ़े, उसने कितने सम संख्या वाले प्रश्न पढ़े। तो सम संख्या से मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाती है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या लिखी हो उसमें आधी सम होती है और आधी विषम। तो 111 से पहले सम संख्या कौन सी आएगी, 111 तो विषम है, 111 से पहले सम होगी क्या, 110। इसका मतलब इस 110 में आधी सम और आधी क्या होंगी, विषम। तो 110 का आधा कितना हुआ, 55। तो मेरे पास कितनी सम संख्या होगी, 55। मतलब राम ने पुस्तक के कितने सम प्रश्न पढ़ लिए, 55। अब देखिए 7 नंबर में लिखा है निम्न में सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या से मतलब जिनका HCF 1 होता है। HCF 1 होने से मतलब क्या है कि जो केवल 1 से और स्वयं से डिवाइड हो। 1 से और स्वयं से डिवाइड होने का मतलब 5 और 10 है, ये 1 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। अगला लिखा है 2,4, 2,4 से मतलब देखिए ये 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए 1,4, ये जो है केवल 1 से ही कटता है, इसका मतलब मेरे पास आंसर सी ऑप्शन। 3 और 9 को चेक करोगे आप लोग, ये 1 से भी कटता है और 3 से भी, तो ये भी नहीं है, मतलब सी सुटेबल होता है। अब अगला देखिए क्या लिखा है, 22/7 कैसी संख्या है।
तो 22/7 फ्रेंड्स आप लोग चेक कर लीजिए कि ये P/Q के रूप में लिखा है, और P/Q के रूप में लिखा है तो कैसी संख्या होगी, परिमेय। आप लोग चेक करेंगे और सारे के सारे मैं आप लोगों को बता दूं जितने क्वेश्चंस लिखे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करेंगे वीडियो को और बार बार देखेंगे। फिर से बोल रहा हूँ कि हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों का क्या, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। इसे करना मत भूलिए। हम लोग आप लोगों के लिए लगातार कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो अब आगे देखेंगे हम लोग इससे आगे। देखिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। कल मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो दूसरा नंबर अगली संख्या मैंने लिखा था काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। तो मैं आपसे बात करूंगा काल्पनिक संख्याओं के बारे में। इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले फिर से वही डिनोटिंग वर्ड, मतलब किससे दर्शाया जाता है, तो इसे दर्शाया जाता है आई से। मतलब जो काल्पनिक संख्याएं हैं उन्हें हम लोग दर्शाते हैं आई से। अब मैं बात करूंगा देखिए काल्पनिक संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले काल्पनिक संख्याएं को मैं कंपेयर करने वाला हूं वास्तविक संख्याओं से। देखिए कल हम लोगों ने एक संख्या रेखा खींची थी, बीच में क्या था 0, उसके बाद क्या था 1, उसके बाद राइट हैंड पर 2, फिर 3, इसी प्रकार आगे चलेंगे। और लेफ्ट हैंड पर सबसे पहले -1, उसके बाद -2, उसके बाद -3, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जिस संख्या को हमने इस संख्या रेखा पर दर्शाया था वो क्या थी, वास्तविक संख्या। वो हमारे लिए क्या बन गई थी, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक का उल्टा ही तो काल्पनिक होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जिस संख्या को मैं संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकता, मतलब जिस संख्या को इस रेखा पर नहीं लिख सकता, वो क्या हो जाएगी मेरे लिए, काल्पनिक संख्या। फिर से समझ लीजिए कि ऐसी संख्या जिसे मैं इस संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकता, वो क्या बनेगी मेरे लिए, काल्पनिक संख्या बन जाएगी। तो आप लोग ध्यान देंगे, जैसे मैंने लिख दिया देखिए स्क्वायर रूट के अंदर -2, तो आप लोग देखेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर -2 मतलब क्या किसी संख्या का वर्गमूल निगेटिव हो सकता है? तो मुझे जवाब मिलेगा आप लोगों को क्या, कि नहीं भैया ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -2 वास्तविक संख्या नहीं होगी, क्योंकि मैं इसे इस पर भी नहीं लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं इसे इस पर नहीं लिख सकता तो ये कैसी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। यहाँ हम लोग देखेंगे इस -√2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा -1। अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि इसे हम लोग दर्शाते हैं किससे, आई से। तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर 2i। अर्थात हुआ क्या, मतलब आई की वैल्यू मुझे मिल गई कितना, स्क्वायर रूट के अंदर -1। देन आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1। इस चीज को हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, ये रिजल्ट बहुत अच्छा है कि आई स्क्वायर की वैल्यू बराबर होती है किसके, -1 के। फिर से पूरा रिकॉल कर देता हूँ कि वे सारी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया था आप लोगों के लिए स्क्वायर रूट के अंदर -2, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी कोई संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ये वास्तविक नहीं है, कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। और काल्पनिक संख्या को हम लोग आई से दर्शाते हैं और आई बराबर होता है स्क्वायर रूट के अंदर -1। देन दोनों पक्षों में हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर बराबर आएगा -1। तो ये मेरे लिए बन गया क्या, काल्पनिक संख्या। देखिए अब अगली डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। देखिए नंबर 3, तीसरी संख्या मैंने आप लोगों के लिए बोली थी क्या, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए सबसे पहले रिप्रेजेंट्स के बारे में बात करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग इसे शो करते हैं किससे,
जेड से। मतलब जो सम्मिश्र संख्या है उसे हम लोग दर्शाएंगे किससे, जेड से। अब यहाँ पर देखेंगे नाम से ही स्पष्ट है, सम्मिश्र। सम्मिश्र मतलब मिश्रण, किस किस चीज का मिश्रण। दो संख्याएं बनी है, वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या, इन दोनों का मिश्रण मिला दो तो क्या बन जाता है, सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो जाता है। सम्मिश्र संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। अब इसके बारे में बात करेंगे। देखिए वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या बराबर सम्मिश्र संख्या। यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्या को मैंने ए लिख दिया, प्लस काल्पनिक संख्या के साथ हम लोग आई लिखते हैं, आई बी बराबर मैंने लिख दिया जेड। तो ये मेरे पास किसकी फॉर्म हो गई, सम्मिश्र संख्या की फॉर्म हो गई। मतलब ए प्लस आई बी बराबर जेड, ये मेरे पास क्या है, सम्मिश्र संख्या। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका वास्तविक भाग क्या है, तो जो भाग आई से मुक्त होगा वही मेरे पास क्या होगा, वास्तविक भाग। अर्थात ए कैसी संख्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या, और बी कैसी संख्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या। अगर टोटल के बारे में बात करूं तो जेड कैसी संख्या हो जाएगी, सम्मिश्र संख्या। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब फिर से देखिए एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं। जैसे मैं लिख दिया 3 + 4i, तो यहां देखने पर ही बनता है कि ये कैसी संख्या हो गई है, सम्मिश्र संख्या। क्योंकि यहाँ पर ए मेरे पास क्या है, रियल पार्ट यानी कि 3 और काल्पनिक पार्ट यानी कि 4। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 + 4 × i। ये आप लोगों की हो गई है संख्याएं पूरी। अब देखिए फ्रेंड्स, संख्याओं के बाद मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एक प्रमेय, जिसे हम लोग कहते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर और साथ में क्या, थ्योरम। तो यहां आप लोग ध्यान देंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेषफल प्रमेय। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि शेषफल प्रमेय है क्या। देखिए वास्तव में सबसे पहले यहां पर है क्या, मुझे मान लीजिए 3 से भाग करना होगा, किसे, 10 को भाग करना है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं 3 × 9 और मेरे पास क्या बचा 1। तो ये वाली जो डिजिट होती है इसे हम लोग शेष बोल देते हैं, शेषफल कह देते हैं। और ये वाली जो डिजिट होती है हम लोग इसे कह देते हैं भागफल। और ये जो डिजिट होती है इसे हम लोग बोल देते हैं भाजक। और देखिए ये जो डिजिट बचता है इसे हम लोग बोल देते हैं भाज्य। तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए, यहाँ बच्चे को जब एग्जाम में क्वेश्चन लिखा होता है, बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि भाजक कौन सा होता है, भागफल कौन सा होता है, शेष कौन सा होता है और भाज्य कौन सा होता है। और सबसे ज्यादा जटिल उसके लिए होता है अंतर करना किसमें, भाजक में और भाज्य में। तो मैं आज आप लोगों को बता देता हूं कि भाजक वो राशि होती है, भाजक वो राशि होती है जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग किया जाता है। अब देखिए दूसरी भाज्य के बारे में बात करूं तो भाज्य वो राशि होती है जिसको भाग किया जाता है, जिसको भाग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं अब दोनों में अंतर समझ गए होंगे आप लोग। क्या है कि भाजक वो क्वांटिटी है, वो राशि है जिससे भाग किया जाता है, और भाज्य वो क्वांटिटी है जिसको भाग किया जाता है। तो दोनों में अंतर समझ में आया। अब थ्योरम क्या बनती है, देखिए मुझे 10 बनाना है, मतलब बनाना क्या है मुझे, भाज्य। तो देखिए भाज्य कैसे मिलता है, 3 की 3 में गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरे पास 10। 3 × 9 और 1 10। इसका मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या, शेष। तो ये मेरे पास ये पूरा फॉर्मूला जो है ये मेरे पास कहलाता है क्या, रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है, मतलब शेषफल प्रमेय कहलाता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। अब यहां से मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो ये मेरे पास सीधे सीधे
मुझे किसी भी चीज को क्वांटिटी को जो है शो करा सकता है। आप समझ गए होंगे। फिर से वही कंडीशन है, शेषफल प्रमेय अगर पूछा जाए तो शेषफल प्रमेय क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल प्रमेय कहते हैं। अब देखिए इससे बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आते हैं, उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहले आप लिख लीजिए इसे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी बात की थी शेषफल थ्योरम के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, फिर से वही मेरा आप लोगों से कहना है क्या, कि चैनल को आप लोग करेंगे सब्सक्राइब, वीडियो को करेंगे लाइक और शेयर, और कमेंट से हम लोगों को लिखेंगे आप लोग सुझाव, मतलब आप लोग क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। ये हम लोगों के लिए जरूरी है, जिससे हम लोग लगातार जो अपने वर्जन को अपडेट करते रहे, लगातार जो है वीडियो में सुधार लाते रहे। अब आगे देखिए, मैं बात करूंगा आप लोगों से इस क्वेश्चंस के बारे में जो शेषफल थ्योरम पर आधारित है। शेषफल में क्या थी, अभी मैं आप लोगों को बता चुका था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। मैं लिख देता हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में लिखा है भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य होगा। तो देखिए सबसे पहले जो वैल्यू दी थी मैं सीधे पुट कर देता हूँ। शेषफल दिया था कितना, 28, मैंने लिख दिया 28। अब देखिए मुझे भाज्य ज्ञात करना है, तो भाज्य तो ऐसे ही रहेगा, बराबर, मतलब भाज्य बराबर। अब देखिए चाहिए क्या, भाजक और भागफल। क्वेश्चन से कह रहा है भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, मतलब भाजक जो है वो 3 गुना है किसका, शेष का। तो मैं लिख दे रहा हूं यहीं पर, भाजक बराबर क्या आएगा, 3 गुना शेष कितना था 28, और 28 या कितने हो गए 84। तो मेरे पास भाजक की वैल्यू आ गई कितना 84, मैंने पुट कर दी इनटू। अब देखिए भागफल की वैल्यू, तो भागफल कहां से आएगा, उसने कहा था किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है, मतलब भाजक जो है 7 गुना है किसका, भागफल का। अब देखिए हमारे पास वैल्यू किसकी थी, भागफल की वैल्यू, भाजक की वैल्यू थी, हम लोग रख दे रहे हैं 84 बराबर 7 इंटू कितना, भागफल। तो हमारे पास यहां से भागफल निकल के आएगा, 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे 84 को 12 टाइम्स, मतलब भागफल बराबर कितना आया 12। अब मैं भागफल की वैल्यू यहाँ पर रख दे रहा हूँ, भागफल मेरे पास 12। अब देखिए हम लोग आगे सॉल्यूशन कर रहे हैं, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 12 चौक 48, 4 12 अट्ठे 96 और 4 सो 1008 प्लस कितना 28। तो अब मेरे पास भाज्य की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 8 16, 2 0 और एक हासिल का मतलब 3 0 और 1 0। तो मेरे पास भाज्य की वैल्यू कितना हो गई 136। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। फिर से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फिर से दोबारा पढ़ रहा हूं। भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य होगा। इसका मतलब भाज्य भाजक और भागफल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग शेषफल थ्योरम लगा देंगे। शेषफल थ्योरम, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। अब यहाँ पर देखिए भाज्य फाइंड करना था, तो भाज्य को वैसे ही लिख दिया है। भाजक मुझे चाहिए था, तो 84 कैसे आया, यहाँ पर दिया था भाजक जो है 3 गुना है किसका, शेष का, तो 3 गुणा शेष कितना 28, कितना है 84, तो भाजक की वैल्यू रख दी 84। उसके बाद कहा था कि भाजक जो है 7 गुना है किसका, भागफल का, तो भाजक की जगह 84 रखा, 7 गुना है इंटू किसका, भागफल का, 7 से 84 को डिवाइड किया 12, तो मेरे पास भागफल की वैल्यू आ गई है कितना 12। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भाजक की वैल्यू 84, भागफल की वैल्यू 12 प्लस शेषफल की वैल्यू 28, 12 की 84 से मल्टीप्लाई कर दी 1008, प्लस उसके बाद शेष की वैल्यू मेरे पास 28, और दोनों को जोड़कर कितना आया 1036। यही मेरे पास आंसर है और यही भाज्य। तो अगले क्वेश्चन के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। अब देखिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का
25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। अब उसने बोला यदि शेषफल जो है 20 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से चेक कर लीजिए। भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 20 हो तो भाज्य होगा। फिर से वही थ्योरम लगाएंगे हम लोग। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए यहां पर फिर से वैल्यू पुट कर दे रहे। शेषफल की वैल्यू कितना थी 20, तो मैंने प्लस 20 लिख दिया। अब देखिए क्या बोला था, भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना। शेषफल का 5 गुना भाजक, तो 20 पंजे कितने हो गए 100, डायरेक्टली लिखेंगे इस बार इंटू। उसके बाद कह रहे हैं भागफल का 25 गुना, तो भागफल का 25 गुना 25 से मैं 100 को भाग कर दूं तो कितना आ जाएगा 4। अब देख लीजिए भागफल का अगर मैं 25 गुना करूं, 25 गुना किसका 4 का, तो 25 चौका 100 प्राप्त हो जाएगा। सही हुआ। मल्टीप्लाई कर दो 100 चौक 400 और प्लस 20, तो मेरे पास संख्या कितनी आ जाएगी 420। मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा इस बार डायरेक्टली 420। तो आप लोग ज्यादातर आदत डालेंगे ऐसे ही करने की। फिर से देख लीजिए क्या कहा था, भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 20 हो तो भाज्य होगा। तो देखिए समझ में आया कि भाजक भागफल और भाज्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग शेषफल थ्योरम लगाएंगे। शेषफल थ्योरम में भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, और शेष की वैल्यू 20 दी थी, मैंने पुट कर दी 20। उसने कहा था कि शेष का 5 गुना है कौन भाजक, तो शेष कितना 20 और 20 का 5 गुना कितना हो जाएगा 100, तो मैंने वैल्यू रख दी भाजक की कितनी 100। और बोला था कि भागफल का 25 गुना है, मतलब किसका 25 गुना 100 होगा, तो 4 का 25 गुना 100 होगा, तो भागफल की वैल्यू कितना आ गई 4। 100 की 4 में मल्टीप्लाई की 400 और 20 कितने हो गए 420। इसका मतलब मेरे पास भाज्य कितना आएगा 420, 420 आ जाएगा। फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में फिर से लिख रहा हूं मैं। भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य होगा। ये हम लोगों को देखना है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से पढ़ेंगे हम लोग। भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य होगा। देखिए फिर से वही करना है। शेषफल कितना दिया 46, 46 रख दिया मैंने। उसने कहा था कि भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना था शेषफल का 5 गुना, तो इसका मतलब भाजक जो है शेष का 5 गुना, 46 का 5 गुना, 5 छंग 30, 5 चौक 20 और 3 23, 230 आएगा। अब वैसे ही बोला भागफल का 10 गुना, तो 230 किसका 10 गुना है 23 का, तो मेरे पास भागफल आया 23 और प्लस उसके बाद कितना शेषफल 46 बराबर 23। 230 की गुणा 23 में करोगे 23 का वर्ग होता है 529 और साथ में 0 प्लस 46 बराबर सबको जोड़ देंगे हम लोग, तो मेरे पास आएगा 6 9 4 13 2 और 1 3 5 3 3 6। यही हो जाएगा मेरे पास भाज्य मतलब आंसर। फिर से देखिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को शेषफल थ्योरम यहीं पर छोड़ देता हूं। इससे आने वाले और जो क्वेश्चंस होते हैं अगले टॉपिक के बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं एक टॉपिक के बारे में बात करूंगा आप लोगों से, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग। अब देखिए सम ऑफ नंबर फाइंड करेंगे हम लोग। सम ऑफ नंबर्स। तो देखिए सबसे पहले n क्रमागत संख्याओं के बारे में बात करेंगे। n क्रमागत
संख्याओं का योग, n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग पढ़ेंगे हम लोग, प्राकृत संख्याओं का योग। तो देखेंगे फॉर्मूला होता है n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। देखिए याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसा पूछा जाता है वैसे ही लिखेंगे हम लोग। जैसे बोला कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग पूछा, प्राकृत संख्याओं का योग। तो हम लोग देखेंगे 1 से 10 तक कितनी संख्याएं आती है, 10। तो फॉर्मूले में रख देंगे सीधे 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 अपॉन 2। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग 2 से 5 टाइम, और 11 5 कितना हुआ 55। तो मेरे पास आया कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा 55। तो आप लोग सेटिस्फाई हो गए होंगे कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल 4 लिख के दिया कि 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो योग होगा n मतलब 10 जितनी संख्याएं होंगी उसमें एक जोड़ देंगे n प्लस 1, 10 और 1 कितना हुआ 11 डिवाइड बाई 2। 2 से मैंने 10 को काट दिया 5 टाइम्स, 2 पंजे 10, और 5 और 11 का मल्टीप्लाई आया कितना 55। तो 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को जो योग हुआ वो कितना हुआ 55। वैसे ही और आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसी से। देखिए आप थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके देते हैं, यही क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज मतलब क्या, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। तो यहां देखेंगे प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब अब देखिए कितनी संख्याएं दे दी खुद से 20, तो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 20 इंटू 20 प्लस 1 21 डिवाइड बाई 2, कट हो जाएगा 2 से 10 टाइम्स बराबर 21 आई कितने मिलेंगे 210। तो मेरे पास संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 210। मतलब चाहे किसी भी लैंग्वेज में लिख कर दे, मतलब अगर लिख के दे दिया 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए तभी भी यही होगा, और अगर लिख के दे दे लैंग्वेज चेंज करके कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं को योग ज्ञात कीजिए तब भी हम लोग यही लागू करेंगे। अब थर्ड लैंग्वेज में लिख रहा हूं, देखिए देखिए यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज में क्या कह रहा है, थर्ड लैंग्वेज में इस तरह से लिख देते हैं, जैसे लिखा मैंने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 और प्लस 50 का मान होगा, का मान होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या कि कितनी संख्याएं लिखी है, 1 से लेकर 50 तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लिखी है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे फिर से भाई n संख्याओं के योग से, n मतलब 50 इंटू n प्लस 1 51 डिवाइड बाई कितना 2। 2 से 50 को काट दिया 25 टाइम्स, और 25 की 51 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 25 ही का ना 25 कितने हुए 2, 25 पंजे 125 और 2 कितना आया 127। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1275। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा मैं n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो मैं फिर से फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन कितना 6। तो यहाँ पर देखेंगे फिर से वही लिख रहा हूँ, मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ कि 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो हम लोग इसे याद करेंगे, वर्गों का योग। यहाँ देखिए संख्याएं मेरे पास कितनी है 10, तो n की वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं कितना 10 इंटू 10 में एक जोड़ा 11 इंटू 10 दूनी 20 और 1 21 अपॉन कितना 6, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 से 5 बार 11 पंजे 55 सत्ते कर दिया कितने 385। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है वो कितना होता है 385। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 385। समझ में आया। n की वैल्यू हमने रख दी जितनी संख्याएं थी 10, 10 और 1 11, n मतलब 10, 10 की 2 में गुणा की 20, 20 प्लस 1 कितना हुआ 21 अपॉन कितना 6,
3 से कट कर दिया, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 से कट कर दिया, 2 पंजे 10, 5 की 11 में मल्टीप्लाई की 55, 55 सत्ते कितने हो गए 385। तो मेरे पास सीधे से रिप्लाई आया 385। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए जैसे लिख दिए 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसी क्वेश्चंस को फिर से चेक करते हैं। क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज करेगा। देखिएगा प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग। तो यहां पर हम लोग ध्यान देंगे। फिर से प्रथम 20 मतलब n की वैल्यू अब कितनी होगी 20, 20 और 1 21 इंटू 20 दूनी 40 और 1 41 और अपॉन कितना 6। फिर से 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काट दिया 10, 10 सत्ते 70, 70 की मल्टीप्लाई उसमें करेंगे 7 7 4 28, तो कितना आया 28 70। तो मेरे पास रिप्लाई कितना हो जाता है सीधे 28 70। मतलब प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाए 2876। फिर से समझ गए होंगे आप। आगे इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे आप लोग नए नए क्वेश्चंस की और ज्यादा, और सीधे क्लियर हो जाएगा। फिर से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्गों के योग के बाद आ जाता है क्या प्राकृतिक संख्याओं यानी क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो फिर से फॉर्मूला लिखने वाला हूं मैं। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है n इंटू n+1 अपॉन 2 का होता है क्या होल स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर कर देंगे। फिर से वही क्वेश्चन है 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग याद कीजिए, के घनों का योग। तो n की वैल्यू आप लोग समझ ही गए होंगे कितनी रखनी है हम लोगों को 10। 10 मैं यहां से उठा के रख दे रहा हूं, 10 इंटू 10 और 1 11 डिवाइड बाई 2 और का होल स्क्वायर। 2 से हम लोग काट देंगे, 2 पंजे 10, 11 पंजे कितने हुए 55 और 55 का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग। 55 का होल स्क्वायर होता है 30 25 मतलब 3025। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 3025। आगे फिर से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। एक बार फिर से चेक करा लेता हूँ मैं क्वेश्चन को। पूछा गया था 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग याद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए संख्याएं कितनी हो गई है 10, 10 मतलब n के स्थान पर 10, 10 प्लस 1 कितना हुआ 11 अपॉन 2, 2 से 10 को डिवाइड किया 5 टाइम्स, 5 की 11 में मल्टीप्लाई की 55 का होल स्क्वायर और 55 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 3025। मतलब 55 की 55 में गुणा कितनी आएगी 3025। तो मेरे पास आंसर होगा कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हो जाएगा कितना 3025। आप लोग सेटिस्फाई हो गए होंगे। आगे भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग उन्हें सॉल्यूशन करेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा इसी से संख्याओं के योग से मिक्स क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए पुट करने वाला, वहां पर देखेंगे आप लोग। जैसे सबसे पहले देखिए मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट और आगे मैंने लिख दिया 40 का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि ये संख्याएं प्राकृतिक तो नहीं लिखी है, मतलब प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं तो नहीं लिखी है, लेकिन इतना समझ में आया है कि ये संख्याएं कैसी लिखी है सम संख्याएं जरूर लिखी है। तो ऐसे भी विषम लिख सकता है, ऐसे और भी बहुत सारी संख्याएं लिख सकता है। तो मैं आप लोगों के लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बोलूंगा। ऐसा नहीं होता आप लोग बुक्स में पढ़ते हैं तो सम संख्याओं का योग अलग देगा, विषम संख्याओं का योग अलग देगा, ऐसे ही अभाज्य संख्याओं के लिए कुछ और लिख के देगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक यूनिवर्सल बोलूंगा, उसे हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ती है किसकी n की, मतलब नंबर कितने होते हैं टोटल। तो टोटल नंबर मतलब टोटल संख्याएं कितनी होती है हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे लास्ट माइनस फर्स्ट, मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक और अपॉन डी, डी मतलब डिफरेंस, जो दो संख्याओं दो लगातार संख्याओं के बीच अंतर होगा और उसमें मैं जोड़ दूंगा +1, एक जोड़ देते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें नंबर फाइंड करता हूँ कितने नंबर है। तो नंबर मेरे पास अंतिम संख्या क्या हो गई 40 माइनस प्रारंभिक संख्या क्या हो गई 2 और डिवाइड बाई मेरे पास देखिए 2 के बीच का अंतर दोनों संख्याओं के बीच, जैसे 4 और 2 के बीच का अंतर 2, 8 और 6 के बीच का अंतर 2, तो अपॉन कितना 2 और प्लस कितना 1। यहां देखेंगे 40 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा मेरे पास 38, 38 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 19 और 19 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा
20। तो मेरे पास n की वैल्यू कितना हो गई 20। उसके बाद अगर योग ज्ञात करना होता है तो योग बराबर होता है, इसी में सभी के लिए लागू होता है। देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 और इनटू क्या होता है n। अब देखिए फर्स्ट कितना था मेरे पास 2 और लास्ट मेरे पास कितना था 40 डिवाइड बाई कितना 2 और इनटू n। n की वैल्यू मेरे पास कितना आ गई 20। 2 से मैंने 20 को काट दिया कितनी बार 10 बार। 40 और 2 कितने हुए 42 और 42 की गुणा 10 में कर दी कितना है 420। इस तरह मुझे मिल जाएगा इन सबका योग कितना 420। देखिए फिर से उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, फिर से रिकॉल कर देता हूँ। देखिए चाहे कैसी भी संख्या लिखी हो, चाहे वो संख्याएं समूह, चाहे वो संख्याएं विषम, चाहे वो संख्याएं प्राकृतिक लिखी हो, उन सबके योग के लिए यूनिवर्सल मैंने अब आप लोगों को बता दिया है। यूनिवर्सल से मतलब सबसे पहले हम लोग जो संख्याएं लिखी होंगी उन्हें देखेंगे कि वो क्रम से लिखी है कि नहीं। क्रम से लिखने का मतलब क्रमागत लिखी है कि नहीं, उनके बीच का जो अंतर है वो समान लिखा है कि नहीं। तो समान अंतर लिखने के लिए मतलब n की वैल्यू देखेंगे। n बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या अपॉन डिफेंस। डिफेंस मतलब इन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर जो समान होता है, जैसे 4 और 2 का अंतर 2, 6 और 4 का अंतर 2, तो वैसे ही लिख दिया। और प्लस में क्या 1। अब देखिए अंतिम संख्या क्या थी मेरे पास 40, उठा के लिख दिया। प्रारंभिक संख्या क्या थी मेरे पास 2, उठाकर लिख दिया -2 अपॉन डिफेंस। डिफेंस देखिए 4 और 2 के बीच का अंतर 2, 6 और 2 के बीच का अंतर 2, सबके बीच का अंतर 2 मतलब अपॉन 2 प्लस 1। 40 में से 2 घटाया 38, 38 को 2 से डिवाइड किया 19, 90 में एक जोड़ा कितना हुआ 20। अब योग ज्ञात करना है। योग बराबर होता है क्या प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और इंटू कितना n। अब देखिए प्रथम संख्या कितनी थी 2 और अंतिम संख्या कितनी थी 40 डिवाइड बाई 2 इंटू 20। 2 से 20 को काट दिया मैंने कितनी बार 10 टाइम्स 10। 40 और 2 42 की गुणा 10 में कर दी कितना 420। तो मेरे पास आंसर आया कितना 420 420। तो आप लोग सेटिस्फाई हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं देखिए क्वेश्चंस के। तो यहां पर अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आप लोगों को याद दिला देता हूँ। आप लोग हम लोगों से लगातार प्रॉफिट कमाते रहेंगे, तो हम लोग भी आपसे उम्मीद रखते हैं थोड़ा कुछ प्रॉफिट करने के लिए, थोड़ा कुछ अपना नाम कमाने के लिए, थोड़ा कुछ पाने के लिए कि आप लोगों को क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। और साथ में हम लोगों को कमेंट्स में अपने सुझाव देने हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए और बेटर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से ध्यान देंगे, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करना है। देखिए वीडियो देखते समय इस चीज को मत भूलिएगा, ये बहुत ही कामगर चीज है हम लोगों के लिए। आप लोग जो हम लोगों से चाहते हैं, जो उम्मीद रखते हैं, उसके लिए लगातार ये काम करते रहिए। अब देखिए फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बोलूंगा। देखिए जैसे अब मैं विषम संख्या लिख दे रहा हूँ जरा थोड़ी सी, जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, और मैंने लिख दिया यहाँ पर जैसे मान लीजिए 49 का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फिर से हम लोगों के सामने एक नई मुसीबत क्रिएट हो जाती है कि भैया ये तो कैसी लिखी है, विषम संख्या लिखी। लेकिन यहाँ पर फिर हम लोगों को वही रूल अप्लाई करने हैं कि सबसे पहले n फाइंड करेंगे, और n बराबर होता है क्या लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन d मतलब अंतर और साथ में प्लस 1। तो देखिए लास्ट मेरे पास 49 और फर्स्ट मेरे पास 1 और दोनों के बीच का अंतर कितना 2 और प्लस कितना 1। तो देखिए 49 में से 1 घटाया 48 को 2 से डिवाइड किया 24 और 1 ऐड कर दिया कितना 25। हालांकि हम लोग जानते हैं कि जैसे 1 से 50 तक सम संख्याएं लिखी हैं या विषम संख्याएं लिखी हैं, उनकी आधी सम होती है और आधी विषम होती है, लेकिन ये आप लोगों के लिए कंपलसरी है। उसके बाद देखिए एशन बराबर निकालेंगे हम लोग, मतलब योग बराबर क्या था फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइड बाई 2 और इनटू क्या था n। देखिए मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ, फर्स्ट 1 प्लस लास्ट 49 डिवाइड बाई कितना 2 और इनटू n। n कितना आया था हमारे पास 25, यहाँ 25 पुट कर दिया मैंने। यहाँ देखेंगे 49 प्लस 1 कितना हुआ 50, 50 को 2 से डिवाइड कर दिया कितना 25 टाइम्स। तो यहाँ पर 25 और 25 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 625। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया 625। मतलब n जो है क्रमागत संख्याएं आई हैं, जैसे 1 से 50 तक 1 से 49 तक संख्याएं लिखी थी, 1 3 5 7 विषम संख्याएं लिखी थी, तो उनका योग मेरे पास आया कितना 625 मतलब 625। यहाँ से आप लोग एक चीज और देखते हैं कि जितनी संख्या n आई है
उसका स्क्वायर करने पर मुझे क्या मिल जाता है, विषम संख्याओं का योग। मतलब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है। फाइनल रिजल्ट मिल जाता है कि n क्रमागत विषम संख्याओं का योग, n क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग वो बराबर होता है किसके, n स्क्वायर के। यहां ध्यान देंगे कि n क्रमागत विषम संख्याओं का योग बराबर होता है किसके, n स्क्वायर के। अब देखिए फिर से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं मैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है 47, 49, 51 डॉट डॉट 99 का योग होगा। तो यहां पर अब देखिए, यहां पर क्या ये संख्याएं एक से स्टार्ट हुई है, नहीं, मतलब एक से स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन देखने से लग रहा है कैसे है, विषम है। तो फिर से वही फंडा, एक सिंपल सा रूल है कि सबसे पहले n निकालेंगे और n बराबर क्या होगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन डिफरेंस। 47 और 49 के बीच का अंतर 2 और साथ में क्या प्लस 1 बराबर, घटाओ 9 में से 7 2, 9 में से 4 5 अपॉन कितना 2 प्लस 1, 2 से इसे काटोगे 26 और प्लस 1 ऐड कर दोगे कितना होगा 27। n की वैल्यू आ गई और योग बराबर होगा, फिर से देख लीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 और इंटू n मतलब 27। जोड़ दे रहा हूं, 16 9 4 13 और 1 14 डिवाइड बाई 2 और इंटू कितना 27। 2 से इसे काट दे रहा हूं, 2 7 3। अब देखिए यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 27 दिया 81। अब मेरे पास हासिल लगे 8। अब मैं देख रहा हूं 27 की गुणा मुझे कितने करनी है, 7 में। तो 27 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 27 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 7 बार। तो 27 सत्ते हम लोगों को चाहिए, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 1 15, 7 सत्ते 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18, मतलब 189। और हासिल लगे थे कितने 8, 189 और 8 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 197। मतलब मेरे पास आंसर आया इस तरह से कितना 1971। तो आप लोग समझ ही गए होंगे इन सबकी मल्टीप्लाई करके कि आंसर कितना है 197। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कुछ भी लिखा हो XYZ सम करने के लिए अभाज्य संख्याओं को छोड़कर, हम लोग हमेशा लागू करेंगे यही कि सबसे पहले n फाइंड कर लेंगे, उसके बाद योग का फॉर्मूला लगा देंगे और हम लोगों को इसलिए सीधा आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से तुम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, संख्याओं का योग। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोग ध्यान दोगे, बहुत अच्छे टॉपिक पर मैं जा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलेगा आप लोगों को। जैसे होता है विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। तो यहां पर देखेंगे विभाज्यता के नियम मतलब किसकी संख्या से आसानी से भाग कर लेते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहां पर देखिए सबसे पहले मेरे पास विभाज्यता का नियम आता है 2 से, विभाज्यता का नियम 2 से, विभाज्यता का नियम। तो यहां ध्यान देंगे सबसे पहले मतलब कौन कौन सी संख्याएं 2 से कट जाती। तो देखिए मैं सबसे पहले यहां पर एक आप लोगों को हिंट देता हूं, रटने की जरूरत नहीं है। जैसे 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, 12 लिखा। तो आप लोग देख रहे हो यहां पर ये सारी की सारी संख्याएं 2 से विभाजित होती है, आप लोग आराम से पता लगा लेते हो। लेकिन जरा बड़ी संख्याएं लिखी होंगी तो आप लोग डिवाइड करके देखोगे, लेकिन वो ज्यादा टाइम वेस्टिंग होगा। उस टाइम वेस्टिंग से बचने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चीज को देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 2 सम संख्या, 4 सम संख्या, 6 सम संख्या, 8 सम संख्या, 0 आ जाता है। इसका मतलब कि वो संख्या 2 से विभाजित होगी जिसका इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट जो है
क्या हो, या तो शून्य शून्य या सम संख्या। सम संख्या से मतलब 2 4 6 इस तरह से कुछ भी लिखा हो, वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। चेक करो फिर से, 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या का इकाई अंक शून्य या फिर क्या हो, सम संख्या। सम संख्या मतलब 2 4 6 लिखा हो, वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए यहां से क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मैं बोलता हूं 2 4 6 8 3, 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 7। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने रखे हैं, बी सी और डी। और वो क्वेश्चन को बोलता है इस तरह से कि निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब देखिए टाइम सेविंग यही होता है, अगर किसी को रूल याद है तो वो सीधे टिक कर देगा कि जिसका इकाई अंक या तो शून्य हो जाए या फिर क्या हो जाए, सम संख्या। तो एक ऐसी संख्या ऑप्शन सी में लिखी है जिसका इकाई अंक शून्य है, वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से विभाजित होगी। ये संख्या किससे कट जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। वेलकम फ्रेंड्स, हम लोग अब कल से आगे बढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का नियम हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, 2 से विभाज्यता के नियम। फिर से रिकॉल कर देता हूं कि वो संख्या 2 से विभाजित होगी जिसका इकाई अंक शून्य या सम संख्या होगा। सम संख्या से मतलब यहाँ 2 4 6 डॉट डॉट ऐसा कुछ भी लिखा हो सकता है। देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बता दूं, मेरे पास लिखा है 2 4 4 4। यहाँ देखेंगे हम लोग इकाई अंक मेरे पास क्या है, 4, और 4 कैसी सम संख्या है, कैसी संख्या है, सम संख्या। तो ये किससे कट जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। वैसे मैंने लिख दिया, देखिए 3 5 3 5 और 0। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इकाई अंक पर क्या लिखा है, शून्य। तो शून्य होने पर भी संख्या किससे कट जाती है, 2 से। तो ये भी 2 से विभाजित होगी। मैं लिख रहा हूँ 3 4 5 4 3। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3। 3 कैसी संख्या है, विषम। तो इसका मतलब ना तो शून्य आता है ना सम संख्या, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब देखिए अगला लिखा है 2 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे संख्याओं में 3 से विभाज्यता का नियम। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे देखिए अभी जैसे हम लोगों ने 2 के लिए 2 का पहाड़ा लिखा था, 3 के लिए मैं 3 का पहाड़ा लिख रहा हूँ। 3 6 9 12 15 18 ऐसे आगे हम लोग चले जाएंगे। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि देखिए 3 मेरे पास क्या है, विषम संख्या। 6 मेरे पास क्या है, सम संख्या। फिर से विषम संख्या, फिर से 2 कैसी संख्या, सम संख्या। तो यहाँ कोई यूनिक रूल नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग देखेंगे जैसे 2 और 1 कितना हुआ, 3, 5 और 1 कितना हुआ, 6, 8 और 1 कितना हुआ, 9। अर्थात अंकों का योग हम लोग देखते हैं कि 3 से कटता जा रहा है। ऑलरेडी ये तो कट रही है, तो मैं क्या कह सकता हूं, मेरे पास नियम क्या बन के आता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, वो किससे विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। फिर से सुन लीजिए, जैसे कोई भी संख्या लिखी होगी उस संख्या में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने मान लीजिए एग्जाम्पल 4 लिख दिया, 3 5 3 8 ये लिख दिया। अब हम लोगों को चेक करना है कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 3 से भाग करते हैं, लेकिन भाग करना टाइम वेस्टिंग होता है। उस टाइम को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। जैसे देखिए 8 में 3 ऐड किया 11, 11 में 5 ऐड किया 16, 16 में 3 ऐड किया कितना हुआ, 19। अब देखिए क्या 3 के पढ़ाई में कहीं 19 आता है, क्या 3 से भाग करने पर 19 कटेगा, हमारा जवाब होगा नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या भी किससे डिवाइड नहीं होगी, 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ एक नॉर्मल संख्या, मैंने लिख दिया 3 5 और 1। तो अब मैं इसे चेक कर रहा हूँ, तो डिवाइड करने से बेटर है हम लोग क्या करेंगे कि 3 5 1 को ऐड कर लेंगे, 3 5 1 को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो देखिए 1 5 6 6 3 कितना हुआ, 9। अब देखिए 9 तो 3 से कट जाता है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट संख्या भी 3 से कट जाएगी। इस तरह से आप लोगों का 3 से विभाज्यता का नियम पूरा हो जाता है। फिर से देखिए अब अगला रूल हम लोग पढ़ेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। मिटा देता हूं मैं इसे। चार से विभाज्यता का नियम। अब देखिए यहाँ 4 से विभाज्यता के नियम के बारे में मैं बात करूं
तो 4 से विभाज्यता का नियम। फिर से देखिए, मैं फिर से 4 का पहाड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं। 4, 8, 12, 16, 20। तो मुझे कोई ऐसा क्लू नहीं मिलने वाला है कि संख्या 4 से विभाजित हो जाए। लेकिन मैं आप लोगों को रूल बता देता हूं। रूल क्या होता है कि जब दहाई व इकाई अंक से बनी संख्या शून्य हो या फिर 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, तब वो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। फिर से सुन लीजिए, कोई भी संख्या लिखी होगी, उस संख्या में हम लोग क्या करेंगे कि दहाई का और इकाई का अंक चेक करेंगे कि दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या शून्य हो जाए। जैसे एग्जाम्पल 4, 4, 4, 3, 4 और 00 लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक शून्य और दहाई अंक कितना? शून्य। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये संख्या किससे कट जाएगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहीं पर देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे लिखा 4, 3, 5, 8, 6, 4। तो यहाँ पर फिर से देखिए इकाई अंक पर 4, दहाई अंक पर 6, इससे बनी संख्या क्या? 64। हम लोग देखते हैं कि 4 से 64 विभाजित होता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। फिर से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए जैसे लिखा है मेरे पास 4, 3, 8, 5, 4, 3। अब यहां पर देख लीजिए, मेरे पास इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या है? 43। तो 43 मतलब 40 और 3 43। क्या ये 4 से डिवाइड होता है? तो हम लोगों को रिप्लाई मिलने वाला है नो। और अगर रिप्लाई नो प्राप्त होता है, इसका मतलब ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो आप लोग उम्मीद करता हूं समझ ही गए होंगे। इससे आगे बढ़ते हैं। फिर से 4 के बाद अगला रूल पढ़ेंगे हम लोग। देखिए अगला देखिए 5 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए नेक्स्ट रूल से हम लोग क्या पढ़ते हैं। फिर से मैं आप लोगों के लिए 5 का पहाड़ा लिख दे रहा हूं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 डॉट डॉट। यहां पर हम लोग देखते हैं क्या कि देखिए इकाई अंक पर 5 या 0, 5 या 0, 5 या 0। तो मैं उम्मीद करता हूं आप रूल तो समझ ही गए होंगे क्या कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, वह 5 से विभाजित होगी। तो यहां देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल 4 ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 3, 5, 4, 5, 0। तो अब हम लोग पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग टाइम सेविंग करने के लिए क्या करेंगे, केवल इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक मतलब क्या लिखा है? 0। और किस रूल में आता है कि ये संख्या किससे डिवाइड हो जाती है? 5 से डिवाइड हो जाती है। तो मेरे पास इसका मतलब ये संख्या किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। फिर से अगला देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा 3, 5, 8, 5, 4, 5। यहां पर देखेंगे इकाई अंक मेरे पास क्या लिखा है? 5। और इकाई अंक अगर 5 लिखा है तो इसका मतलब ये संख्या भी किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम लोग 4, 8, 3, 7, 6, 0। तो आप देखेंगे यहां पर भी क्या लिखा है? 0 लिखा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी? 5 से डिवाइड हो जाएगी। फिर अगले देखेंगे हम लोग 7, 8, 9, 3। यहां पर देखेंगे मेरे पास क्या लिखा है? यूनिट डिजिट पर क्या लिखा है? 3। इसका मतलब ना तो 0 आता है ना ही 5। तो ये संख्या किससे डिवाइड नहीं होगी? 5 से डिवाइड नहीं होगी। इट इज क्लियर। मतलब आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, और फिर उसके बाद 5 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए जैसे 6 आ जाता है मान लीजिए एग्जाम में। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, ऐसे ही इसे मिटा देता हूं। अब देखिए 6 से विभाज्यता का नियम आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे? 6 के ऐसे फैक्टर कर लेंगे जिसका रूल हम लोगों को पता है। रूल पता होने का मतलब 2 और 3, मतलब जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी वो संख्या किससे कट जाएगी? 6 से कट जाएगी। फिर से सुन लीजिए कि जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड होगी वो किससे कट जाएगी? 6 से कट जाएगी। क्लियर हो गया होगा? आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे, मैं अभी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस जारी रखिए। इसके बाद देखिए 6 से विभाज्यता के बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा 8 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए कुछ के मन में आया होगा कि सर आपने
हमें 7 से विभाज्यता का नियम तो बताया नहीं, तो मैं आप लोगों को ये स्पेशल कंडीशन दूंगा कि कैसे हम लोग 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। पहले मैं इजी पेपर लेके जाता हूं आप लोगों को, 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो यहां पर 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अगर इकाई, दहाई, कोमा सैकड़ा के स्थान पर शून्य हो या फिर इन स्थानों से बनी संख्या, इन स्थानों से बनी संख्या 8 से भाज्य हो, 8 से भाज्य हो, तो उसी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, क्या कह देते हैं सीधे कि वो संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। तो यहां फिर से हम लोग चेक करेंगे कि मैं रूल कहना क्या चाह रहा है। बोल रहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर शून्य, इसका मतलब इस तरह से लिखी हो सकती है 38400 मैंने लिख दिया। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर क्या आया, शून्य। तो क्लियर है कि ये संख्या किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। आप लोग चाहो तो भाग करके चेक कर सकते हो। इसके बाद मैं लिख रहा हूं 384512। तो देख लीजिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़े पर मेरे पास क्या आया, 512। क्या बोला गया था, इन स्थानों से, मतलब इन इकाई, दहाई, सैकड़ा और इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थानों से बनी संख्या क्या है मेरे पास, 512। मैं भाग कर रहा हूं, 8 × 48 3 32 हुआ और 8 × 32। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि ये किसका घन लिखा हुआ है, 8 का घन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी किससे कट जाएगी, 8 से। अब अगली मैं संख्या लिख रहा हूं 38432 तो आप लोग यहां पर देखते हैं, यहां पर संख्या लिखी है क्या, 321। अगर 321 यहां पर लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि 321 लिखे होने पर ये 8 से कटता ही नहीं है, तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो इस तरह से 8 का रूल भी पूरा हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, 8 से विभाज्यता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता दूं। 8 से विभाज्यता का नियम, इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर शून्य हो या फिर इन स्थानों से बनी संख्या 8 से भाज्य हो, तो हम लोग कहेंगे क्या कि ये संख्या किससे कटनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को लिख ही दिए थे, उम्मीद करता हूं समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आ जाता है 9 से विभाज्यता का नियम। तो यहां हम लोग बात करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। 9 से विभाज्यता का नियम होता है सेम एज 3। सेम एज 3 का मतलब क्या है, मतलब सेम बिल्कुल 3 की तरह चलेगा। वहां पर क्या होता था 3 पर कि अंकों, संख्या के जो अंकों के योग होता था, संख्या के अंकों का योग होता था, वो किससे कटता था, 3 से। और यहां पर किससे कटेगा, 9 से। तो मैं क्या कहूं कि संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, मतलब जो लिखा होगा 9 से विभाज्यता के नियम में, तो मैं सीधे कह सकता हूं कि द सम ऑफ नंबर्स, संख्या के अंकों का योग डिवाइड बाई क्या, 9। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हम लोग क्या कह देते हैं कि संख्या किससे डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। फिर से देख लीजिए कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तो वो संख्या किससे कट जाती है, 9 से कट जाती है। अब यहाँ पर फिर से मैं एग्जाम्पल आप लोगों के लिए दे देता हूँ। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 3 4 5 6, चेक करना है हम लोगों को। तो 6 5 कितने हुए 11, 4 कितने हुए 15 और 3 कितने हुए 18, 18 प्राप्त होता है। तो 9 से 18 कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या किससे कट जाएगी, 9 से। अगला लिखा 3 4 5 7, देखिए एक डिजिट ज्यादा लिख दिया, मतलब 19, और 19 9 से कटता नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से 11 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए 11 से विभाज्यता के नियम की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। 11 से विभाज्यता के नियम एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुन लीजिए सब लोग, एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से मिलते हैं। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराऊंगा, अभी क्वेश्चन लिखूंगा। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम लिखा है। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने तरीके से बताऊंगा, किताबी लैंग्वेज आप लोग छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए संख्या लिखी है 3 4 5 4, ये लिखा है,
और उसके बाद मैंने लिख दिया 1। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि स्टूडेंट ये क्या 11 से डिवाइड होती है? तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे कि सर 11 से डिवाइड कर दीजिए, अगर कट रही है तो ठीक है। लेकिन टाइम कैसे सेव करना है? टाइम सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जिस तरह से मैं डिजाइनिंग करने वाला हूं ना, आप लोग वैसे करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कैसे, एक छोड़कर एक डिजिट लेंगे, हमेशा राइट हैंड से मैं पकड़ता हूँ, इकाई अंक से पकड़ता हूँ, इसके साथ ये आएगा और इसके साथ ये आएगा, और ऊपर फिर से हम लोग चले जाएंगे, इसके साथ ये आएगा। तो यहाँ पर हम लोग मैं ऐड कर ले रहा हूँ, नीचे की संख्या नीचे ऐड करेंगे और ऊपर की संख्या ऊपर ऐड करेंगे। देख लीजिए 3, 5, 8 और 1 कितना हुआ 9, ऊपर जोड़ेंगे 4 और 4 कितना हुआ 8। अब मैं दोनों को घटा देता हूँ, और हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं 9 में से 8 को घटा देता हूँ, मुझे क्या मिलेगा 1। तो मैं सीधे आप लोगों को बता दूं, रूल कहता है कि अगर इस कंडीशन की वैल्यू या तो 0 प्राप्त हो या फिर 11 प्राप्त हो, तो वो संख्या किससे कटेगी? 11 से कट जाएगी। फिर से सुन लीजिए, अगर इस कंडीशन की वैल्यू 0 मिले या फिर 11 का गुणज मिले या फिर 11 का गुणज प्राप्त हो, तो वो संख्या डिवाइड हो जाएगी किससे? 11 से। देखिए एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, जैसे मैंने लिखा 7337, ये लिखा है। तो अब हम लोग इस संख्या को चेक करेंगे कि क्या ये 11 से डिवाइड होती है। तो चेक कर लेते हैं, देखिए नीचे से पकड़ लेते हैं 73, इसके साथ ये ऐड हो जाएगा और इसके साथ ये 73 कितने हुए 10, और 73 ऊपर का योग कितना 10, और 10 माइनस 10 दोनों का अंतर कितना आया 0। तो इस कंडीशन का अंतर 0 आने पर ये किससे डिवाइड हो जाएगी? 11 से। देखिए किताबी लैंग्वेज क्या कहती है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्लोली बोलूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखोगे। क्या कहती है किताबी लैंग्वेज? देखिए, सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर 0 मिले या फिर 11 का गुणज प्राप्त हो, वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 11 से। आप लोग अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। फिर से बोल रहा हूं कि सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर 0 मिले या फिर 11 का गुणज प्राप्त हो, तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 11 से डिवाइड हो जाएगी। इट्स क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन सभी कराऊंगा मैं सारे विभाज्यता के नियम से, कैसे आएंगे आप लोग ध्यान देंगे जरा। इसके बाद देखिए 11 के बाद सीधे एग्जाम में बहुत बार आया 25 से विभाज्यता का नियम, बहुत ही इजी है, आप लोग इसे जरा ध्यान से देखेंगे। 25 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल, सेम एज 8, सेम एज 8 मतलब 8 की तरह। 8 क्या कहता था? इकाई, दहाई और सैकड़े पर क्या हो जाए? 0। सैकड़े पर क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। या बनी संख्या, वहां 8 होती थी, यहां क्या हो जाएगी 25। बनी संख्या 25 से विभाजित हो जाए, बनी संख्या 25 से विभाजित, तो वो संख्या किससे कटेगी? 25 से डिवाइड हो जाएगी। आप लोग देखेंगे फिर से 25 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? 25 से विभाज्यता का नियम कि बिल्कुल 8 की तरह है, इकाई, दहाई, सैकड़े पर 0 प्राप्त हो, या फिर इन स्थानों पर उपस्थित अंकों से बनी संख्या 25 से विभाजित हो, तो वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी? 25 से डिवाइड हो जाएगी। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखिए मैंने लिखा 3, 4, 5, 000। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों अंकों पर क्या आया? 0। मैं काट कर देख रहा हूँ 25 से, देखिए 25 ही कहा ना, 25 9 बचा, 95 हुआ, 25 या 75, 20 बचा, 200 हो गया, और 25 अट्ठे 200 आगे 0 आ जाएंगे, मतलब पूरा पूरा कट रहा। इसका मतलब ये 25 से डिवाइड होगी। अब मैंने लिखा 3, 4, 5, 6, 2, 5। आप देख लेंगे कि लास्ट के 3 डिजिट 6, 2, 5, 25 का वर्ग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। अब मैं लिख रहा हूँ 3, 4, 5, 3, 2, 1। आप देख लीजिए 3, 2, 1 मतलब 321 लिखा है, इसका मतलब ये संख्या जो है डिवाइड नहीं होगी, किससे? 25 से डिवाइड नहीं होगी। इस तरह से आप लोगों का ये टॉपिक पूरा हो जाता है, और मैं आप लोगों को अभी इन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखने वाला हूं। आप लोग ध्यान देंगे जरा। देखिए मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि आप लोगों को धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा, आप लोगों को इंटरेस्ट आ भी रहा होगा, क्योंकि सब कुछ मैं बेसिकली आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। लेकिन मेरा इंटरेस्ट बनाने के लिए आप लोगों को जरूरी है क्या? मेरे चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करेंगे।
मैं देख रहा हूं कि लगातार व्यूज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन कोई नहीं करता है। अगर आप लोगों को जरा भी प्रॉफिट हो रहा है, आप लोगों को कुछ मिल रहा है, तो प्लीज मेरी यही आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। उसके बाद जो भी वीडियो आएगी उसे शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करिएगा, हम लोगों को सजेस्ट करिएगा, हम लोग धीरे धीरे आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए इससे बने हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है अगला टॉपिक, अगली वीडियो, तो वेट करिएगा। हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।